हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ ललित एंड आज की यूजीसी नेट एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। सो स्टार्ट कर रहे हैं ये न्यू टॉपिक, इंट्रोडक्टरी क्लास है आज की। एंड इसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। एंड इसके साथ जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में उस पैटर्न को भी देखेंगे। हर एक टाइप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट आपको समझ आए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको याद करना है चीज़ें इसमें, और इसमें आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आएंगे, राइट। तो काफ़ी वास्ट है ये। तो मेक श्योर जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे एनालिटिकली क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझ के करते हैं, वो चीज़ें आप इस लेक्चर में अच्छे से समझे, बिकॉज दैट इज़ द की इन लॉजिकल रीजनिंग। एंड इससे पहले स्टार्ट करें आज की वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट हम जो भी न्यू वीडियोस डालें यूजीसी नेट एग्ज़ाम की, उसकी आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। इसी के साथ इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड टू ज्वाइन कंप्लीट ऑनलाइन मोड प्रिपरेशन फॉर एनटीए नेट कॉमर्स बैच, देन ये कुछ डिटेल्स है आपकी स्क्रीन पर जो आप देख सकते हो। एंड हमारा आप ऑनलाइन मोड प्रिपरेशन एनटीए कॉमर्स बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। सो इसमें आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट, एवरीथिंग एज पर द अपडेटेड सिलेबस ऑफ नेट कॉमर्स, कंप्लीट नोट्स ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 2 कॉमर्स एंड पेपर 1 ऑन डेली बेसिस, daily practice questions strictly again based on the net exam pattern, videos and audios for difficult topic, and total 4000 questions with correct answers within stipulated time period so that आपकी उन सभी टॉपिक्स की साथ के साथ प्रैक्टिस होती रहे। इसके साथ you will also get unit wise test of paper 1 and paper 2, full length mock paper, prizes for the students who qualify JRF and well maintained Facebook and WhatsApp group so that अगर आपके कोई भी डाउट्स हो so you can ask in your Facebook and WhatsApp group and वहाँ पे अपने डाउट्स भी आप सॉल्व कर सकते हो। and all this you will get at average nominal fee of less than ₹20 per day. If you are interested to join, make sure you contact Vikas Abhishek on this number or Jyoti Tandon on this number to join our online commerce batch. Now come to the today's topic that is logical reasoning. So logical reasoning में जो फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं that is structuring an argument, और what is basically argument और उसके क्या पार्ट्स होते हैं, एंड देन उसी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ा बेस समझने के लिए कि आर्ग्यूमेंट एक्चुअल में होता क्या है, प्रीमाइस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्ग्यूमेंट, सो इट इज़ बेसिकली अ क्लेम दैट इज़ डिफेंडेड विद द रीजंस। हम ये उस आर्ग्यूमेंट की बात नहीं कर रहे कि अगर मान लो कोई दो लोग बात करें कि नहीं ये सही है वो सही है, दैट वी कॉल इट क्वेरल एंड डिस्प्यूट। आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट अ क्वेरल एंड डिस्प्यूट, इट इज़ बेसिकली अ क्लेम। कोई एक पर्सन क्लेम कर रहा है विच इज़ बैक्ड अप बाय द रीजंस, तो उसके पीछे जो रीजंस है वो भी वो दे रहा है, सो उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट में यहाँ दो पार्ट्स हो गए। पहला यहाँ पे क्या है, प्रीमाइसिस, कि प्रीमाइस क्या हो गया, जो भी स्टेटमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पर्सन एक आर्ग्यूमेंट अगर प्रेजेंट कर रहा है, सो उस किस बेसिस पे वो क्लेम प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस है, कुछ स्टेटमेंट्स है जो उसको सपोर्ट कर रही है। तो जो स्टेटमेंट सपोर्ट करती है आर्ग्यूमेंट को दैट आर नोन एज प्रीमाइसिस और प्रीमाइस। एंड उस प्रीमाइस से जो फाइनली कंक्लूजन निकलता है दैट इज नोन एज कंक्लूजन। सो एक आर्ग्यूमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, प्रीमाइस एंड कंक्लूजन, एंड इट इज़ नॉट जस्ट लाइक अ क्वेरल एंड डिस्प्यूट कि आपस में कोई भी किसी भी बात पे आर्ग्यू कर रहे हैं विदाउट एनी रीजंस और विदाउट एनी प्रीमाइस। सो these are the two main components of the argument, premises and conclusion. Premise or propositions are nothing, it just so yeah we are discussing about the main components of an argument. So इसमें नंबर 1 आ गया हमारा premises and second one is conclusion. So premise basically are the statements that directly support the conclusion. तो
जो भी हम स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं जिससे वो कंक्लूजन निकल रहा है, एंड देन हम एक आर्ग्यूमेंट फॉर्म कर रहे हैं, सो दैट स्टेटमेंट्स आर नॉन एज प्रेमाइस। एंड कंक्लूजन बेसिकली जो भी पर्सन वो प्रेमाइस स्टेटमेंट जो प्रेजेंट कर रहा है वो चाहता है कि अच्छा ये कंक्लूजन जो है लोग बिलीव करें, सो दैट इज बेसिकली कम्स अंडर कंक्लूजन, राइट। So for example, all musicians can read music. This is the statement, or we can call premise. Ram is a musician. This is another premise, or you can say another proposition or statement. So यहाँ पे ये दो premise से क्या conclusion वो present कर रहा है, that Ram can read music, कि जितने भी musicians हैं वो क्या read कर सकते हैं music, and Ram भी एक musician है। So इन दोनों के basis पे now ये पूरा होता है ये argument। सो अगर हम नॉर्मल बात करें, कोई कह रहा है राम कैन रीड म्यूजिक, दैट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट, बिकॉज दैट इज नॉट बैक्ड अप बाय द रीजन्स और नॉट डिफेंडेड विद द रीजन्स। बट व्हेन हियर वी टॉक अबाउट दैट ऑल म्यूजिशियंस कैन रीड म्यूजिक एंड राम इज ऑल्सो अ म्यूजिशियन, एंड देन वी कैन कंक्लूडिंग राम कैन रीड म्यूजिक। सो इन दिस वे दैट इज बेसिकली प्रीमाइस प्लस कंक्लूजन हमारा होता है आर्ग्यूमेंट, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो प्रीमाइस अगेन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, premise of an argument is something that is put forward as a truth but which is not proven. So this is basically is put forward as a truth कि ये प्रूव नहीं है कि सारे म्यूजिशियंस रीड कर सकते हैं म्यूजिक, बट उन्होंने एक क्लेम करा है कि ये रीज़न दिया है, राइट। एंड राम भी एक म्यूजिशियन है, तो इट्स बेसिकली अ something which is put forward as a truth but is not proven. Although it is not proven, it is assumed to be true. And जितना complex premise होगा उतनी ज़्यादा opportunity होगी उसको challenge करने के लिए. So if you expect a challenge, so if you don't want to expect a challenge, then keep your premises both short and non-controversial when it comes to forming an argument. As premises are the building blocks of the argument, there may well be two or more premises in any argument. तो यहाँ पे हमने देखे दो premise है जो argument को form कर रहे हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। जितना complex कम होंगे उतना better होगा जो अपना argument है उसको present करने के लिए, because अगर complex ज़्यादा होगा so that can be challenged easily. Conclusion is basically a claim which you want the other person to agree. So this is the statement that you want others agree that Ram can read music. So that is your conclusion. It is drawn from the premises of the argument. जो भी premises जो present करे उसके basis पे ही हमेशा जो है conclusion निकलता है, वहीं से derived होता है, right? And it may be well framed to persuade the other person to do something or make decision. So for example, basically premise और conclusion जब हम argument की बात करते हैं, so it is framed in such a way so that we can persuade the other person to do something or make some decision. Like कि हमने यहाँ पे बोल दिया कि all musicians can read music and Ram is also musician. So यहाँ पे अगर हमें किसी को persuade करना है regarding कि Ram can read music or not, कोई अगर किसी वर्क की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम easily क्या उसको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं विद द प्रीमाइसिस एंड कंक्लूजन, राइट। नेक्स्ट इसमें आता है इन्फ्रेंस। नाउ इन्फ्रेंस इज बेसिकली बिटवीन द कंक्लूजन एंड प्रीमाइस, कि जो और फर्दर स्टेटमेंट्स है जो हम उसके बीच में से क्या कर सकते हैं, लाइक डिराइव कर सकते हैं बेसिकली, जहाँ पे हम अपना लॉजिक यूज करते हैं, एंड देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी डिराइव्ड। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है, इट इज हॉट देयर, दिस इज द प्रीमाइस, ओके। सो यहाँ से हम क्या और इन्फ्रेंस कर सकते हैं, इफ वी स्टे हेयर we will not only get comfortable, we will also start to smell. So ये हम कह सकते हैं कि it's hot there and we will not only get comfortable, ये हमारा अगर conclusion इसमें हो गया। So इससे हम और क्या यहाँ पे conclude कर रहे हैं, that is derive कर रहे हैं that we will also start to smell if we stay here, right? Second जैसे कि there are other people in this interested in this car who will be here later. तो फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू बाय अ कार, दिस कार इज़ ब्यूटीफुल। अगर हम यहाँ पे हम बात करें, दिस कार इज़
ब्यूटीफुल, राइट। तो यहाँ पे हम और क्या इन्फ्रेंस जो है डिराइव कर रहे हैं कि दैट अदर पीपल आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द कार। सो कंक्लूजन और प्रेमाइस के बीच में जो होता है, जिसको हम लॉजिक को यूज़ करके जो डिराइव करते हैं, क्या उसमें से और स्टेटमेंट्स निकल सकती है, दैट इज़ बेसिकली अ इन्फ्रेंस। इम्प्लिसिट कंक्लूजन होता है और इम्प्लिसिट प्रेमाइस होता है, सेम लाइक विद द इन्फ्रेंस। इम्प्लिसिट कंक्लूजन मीन्स क्या, दैट इज़ नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट जो आर्ग्यूअर होता है वो एज्यूम करता है दैट यू विल नो इट, एंड सेम विद द इम्प्लिसिट प्रेमाइस विच इज़ नॉट डायरेक्टली स्टेटेड आउटराइट बट आर्ग्यूअर एज्यूम्स दैट यू विल नो इट। फॉर एग्जाम्पल, राम इज इन होटल, राइट, ये हमारा एक हो गया प्रीमाइस। एंड यहाँ पे अगर हम एक और अगर प्रीमाइस की बात करें, राम इज ईटिंग, अभी एग्जाम्पल चलो ऐसे ही कुछ थोड़ा वेग बन रहा है, राम इज इन होटल एंड राम इज ईटिंग। सो कंक्लूजन क्या हो गया, राम इज ईटिंग इन होटल। तो यहाँ पे ये दो प्रीमाइस हो गए, यहाँ पे ये कंक्लूजन आ गया कि राम होटल में है और राम इज ईटिंग। सो वी कैन से दैट राम इज ईटिंग इन होटल, राइट, दिस इज द कंक्लूजन। अब यहाँ से हम और क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या इम्प्लिसिट कंक्लूजन हो सकता है कि राम कहीं बाहर गया है, वहाँ पे वो जो है ईट कर रहा है, या कोई भी इस तरह से जो हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि हमें लग रहा है जब हम ये प्रीमाइस या कंक्लूजन दे रहे हैं तो कुछ चीज़ें जो आर्ग्यूअर एज्यूम कर रहे हैं कि सामने वाले को पता होगा, दैट इज इम्प्लिसिट कंक्लूजन एंड इम्प्लिसिट प्रीमाइस। नाउ द मेन थिंग इज दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, that is 3 types of question that were asked in your UGC NET exam. इसमें नंबर 1 आता है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन टेस्ट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट टेस्ट सेकेंड, एंड स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस टेस्ट। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन टेस्ट में क्या होता है कि स्टेटमेंट्स दे रखी है, उसकी एजम्पशंस दे रखी है कि ये स्टेटमेंट से ये एजम्पशन है, बताओ कि क्या वो एजम्पशन ट्रू है या नहीं, क्या वो एजम्पशन उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है या नहीं, राइट। एक तो इस टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। सेकंड आता है स्टेटमेंट दे रखी है आपको, देन उससे रिलेटेड 2 आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, एंड देन हमें बताना है कि विच आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, क्या आर्ग्यूमेंट 1 स्ट्रॉन्ग है, आर्ग्यूमेंट 2 स्ट्रॉन्ग है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग और नीदर आर स्ट्रॉन्ग। सो इस बेसिस पे हमें ये क्वेश्चंस करने होते हैं। 1 बाय 1 इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि किस टाइप के आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। एंड स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस टेस्ट, इसमें आता है बेसिकली इम्प्लाइड वाली चीज़ें जो हमने डिस्कस करी कि आपको अगेन यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी होगी एंड देन उससे कुछ इम्प्लाइड स्टेटमेंट्स डिराइव बेसिकली करी होगी, देन हमें बताना है कि उस स्टेटमेंट से क्या वो एक्चुअल में इम्प्लाइड है या नहीं, राइट। सो इस क्वेश्चंस में हमें स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है एंड देखना है लॉजिकली कि क्या जो स्टेटमेंट बोल रही है, जो कंक्लूजन है, जो आर्ग्यूमेंट है, कोई भी एजम्पशन है, वो उसको बैक्ड अप कर रहे हैं या नहीं, और उसके बेसिस पे वी हैव टू केयरफुली चूज द ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू पे कंपनसेशन टू द tune of rupees 10 lakh to the family members of those who are killed in major railway accident. So this is what, this is statement. ये एक स्टेटमेंट दे दी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो 10 लाख रुपए देंगे हर एक फैमिली मेंबर को, जिसका कोई भी फैमिली मेंबर जो है दोज हु आर किल्ड इन द मेजर रेलवे एक्सीडेंट, अगर किसी की भी रेलवे एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को 10 लाख रुपीज़ मिलेंगे। दैट इज़ द बेसिकली अ स्टेटमेंट। नाउ इसके बेसिस पे क्या एजम्पशंस है, या ये एजम्पशंस है और उसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट है कि द गवर्नमेंट हैज़ इनफ फंड्स टू मीट द एक्सपेंसेस ड्यू टू कंपनसेशन, कि गवर्नमेंट के पास जो फंड्स है वो इनफ है, नंबर 1, क्योंकि वो अगर हर किसी को 10 लाख रुपए दे रहे हैं जो भी किसी की डेथ हो रही है, तो ये होता है कि उसकी क्या, उसके पास इतने फंड्स है कि वो हर किसी को कंपनसेशन दे सके। Second, there is assumption also there may be a reduction in incidents of a railway accidents in near future,
कि अगर कॉम्पनसेशन 10 लाख का देंगे तो इससे जो रेलवे एक्सीडेंट्स है आने वाले फ्यूचर में हम बात करें तो वो कम हो जाएंगे। सो यहाँ पे ये दो एजम्पशन जो है बेस पे ये स्टेटमेंट है। अब हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ से इम्प्लिसिट है कि डिराइव्ड हो रही है, उसको बैक कर रही है, कौन सी एजम्पशन, सॉरी। सो 10 लाख रुपए अगर गवर्नमेंट दे रही है तो इससे ये तो इम्प्लाइड होता है कि हाँ कि उसके पास इनफ फंड्स है, तो 1 हो रही है यहाँ पे इम्प्लाइड। बट अगर कोई कंपनसेशन दे रहा है उससे कोई ये कैसे कह सकता है कि उससे रिडक्शन होगा रेलवे एक्सीडेंट्स में। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट इम्प्लाइड, दिस इज नॉट इम्प्लाइड, ओनली 1 इज इम्प्लाइड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है क्या है, ओनली 1, एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब हम कह सकते हैं इम्प्लाइड अगेन, कि कौन सी वहाँ से उस स्टेटमेंट से डिराइव्ड हो रही है, राइट। एक स्टेटमेंट दे रखी है, 2 एजम्पशंस दे रखी है, एंड हमें देखना है उस स्टेटमेंट से कौन सी एजम्पशंस डिराइव हो रही है। नंबर 1 हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट 10 लाख तभी देख पाएगी जब उसके पास इनफ फंड्स होंगे। सेकेंड यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही क्योंकि आप खुद देखो लॉजिकली किसी को कंपनसेशन देना या रिडक्शन इन रेलवे एक्सीडेंट्स दोनों आपस में कोई रिलेशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, तो बाकी सारे ऑप्शन वैसे ही क्रॉस हो जाते हैं। तो इनको आप एक और वे से कर सकते हो क्वेश्चंस को, दैट इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। सबसे अच्छा मेथड है, कभी भी कोई डाउट हो तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, 4 ऑप्शन दे रखे, यूजुअली 4 ऑप्शन होते हैं आपके एग्जाम में, एलिमिनेट करते रहो कि कौन सा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कि दोनों तो हो नहीं सकते, तो जिसमें भी दोनों इंक्लूड है, इधर 1 और 2, नीदर 1 और 2, वो तो सीधा ही मतलब क्या एलिमिनेट हो गए। एंड देन जब जो बचते हैं ऑप्शंस उनको केयरफुली जो है एग्जामिन करो एंड देन ट्राई टू आंसर। सो ये आगे मैं जब क्वांटिटेटिव और एप्टीट्यूड बेसिकली बात करूँगा उसमें बताऊँगा कि कैसे हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके अपना सिंपल कोई भी क्वेश्चन, अगर आपको कभी क्वांट आपने करी भी नहीं है तब भी आप कोई भी क्वेश्चन इस एलिमिनेशन मेथड से मैक्सिमम 1 मिनट में कर सकते हो, राइट। तो आगे देखते हैं इसके और एग्जांपल्स। Building owners argue that rent control should be abolished as it will increase housing supply in the long run. Now यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बिल्डिंग ऑनर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो रेंट कंट्रोल है दैट शुड बी एबॉलिश बिकॉज इससे जो सप्लाई है हाउसिंग की वो इंक्रीज होगी लॉन्ग रन में, राइट। तो यहाँ पे 2 एजम्पशंस दे रखी है। नंबर 1 इज एबॉलिशिंग द रेंट कंट्रोल विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द हाउसिंग सेक्टर, कि अगर रेंट कंट्रोल जो है ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने तो उससे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे हाउसिंग सेक्टर पर। सेकंड है ग्रेटर सप्लाई लीड्स टू लोअर प्राइसेस, कि अगर सप्लाई बढ़ेगी तो उससे क्या है ओवरऑल जो प्राइसेस है वो भी, अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, राइट। सो इस केस में अगर हम देखें कौन सी यहाँ पे एजम्पशन जो इम्प्लिसिट है, नंबर 1 यहाँ पे क्लियर है कि अगर रेंट कंट्रोल एबॉलिश होता है तो हाउसिंग सप्लाई इंक्रीज होगी, एंड उससे जब क्या है जब रिस्ट्रिक्शंस हटती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं उस सेक्टर में। तो एजम्पशन 1 यहाँ से इम्प्लिसिट है, इम्प्लाइड है, राइट। सेकेंड, हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है प्राइजेज विल बी गो डाउन। सो यहाँ से जो सेकेंड है वो भी इम्प्लिसिट है एज पर द स्टेटमेंट। तो ऐसे आपको देखना है कि क्या जो स्टेटमेंट है उसके रिलेटेड जो एजम्पशंस दे रखे हैं क्या वो एक्चुअल में उसको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पे दोनों एजम्पशन जो है सपोर्ट कर रही है उस स्टेटमेंट को। तो इस केस में बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट और इम्प्लाइड। नेक्स्ट है द न्यू एनवायरमेंटल लॉ हैज़ बीन पास इन आवर पार्लियामेंट विद 2/3 मेजॉरिटी। एनवायरमेंटल लॉ एक न्यू पास करा गया पार्लियामेंट में जिसमें जो मेजॉरिटी थी दैट इज 2/3, राइट। इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है फेवर में थे उस न्यू एनवायरमेंटल लॉ की। सो ये होगी स्टेटमेंट। अब इससे क्या एजम्पशंस यहाँ पे डिराइव्ड हो सकती है। नंबर 1, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन आवर सोसाइटी। अगर 2/3 मेजॉरिटी से कोई लॉ पास हो रहा है इसका मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, राइट।
सो फर्स्ट यहाँ पे आपको ऐसे ही डिराइव करना है, देखना है कि वो क्या अजम्पशन उसको बैकडअप कर रही है जो स्टेटमेंट दे रखी है। तो इसमें इफ़ यू केयरफुली एग्जामिन तो यहाँ पे पता चल रहा है अगर कोई भी लॉ टू थर्ड मेजॉरिटी से पास हो रहा है तो मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू होगा, तभी हो रहा है, राइट। सो यहाँ से assumption 1 is implicit. Second, this will absolve the government of its responsibility for any further damage to the environment. Absolve यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, free from the guilty। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर उसने एक लॉ पास कर दिया 2/3 मेजॉरिटी से तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट गया, वो गिल्टी नहीं होगा अगर कुछ भी डैमेज होता है इन्वायरमेंट को, क्योंकि उसने लॉ जो है पास कर दिया। अब आप देखो कभी भी कोई जब लॉ पास होता है तो यहाँ पे लॉजिक हमें देखने हैं, राइट। तो उसका लॉ गवर्नमेंट पास करके ये नहीं कहती कि हमने तो लॉ पास कर दिया अब जो मर्जी डैमेज हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर नॉट गिल्टी ऑफ दैट। सो ऐसा नहीं होता। सो इसलिए जो assumption सेकेंड है दैट इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट और दिस इज़ नॉट समथिंग लॉजिकल हेयर, राइट। तो लॉजिकल के बेस से पहले हम बात करें कि यहाँ से इसका कोई रिलेशन नहीं है कि इससे गवर्नमेंट फ्री हो जाएगी, कि डैमेज हो या ना हो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज़ इम्प्लीसिट हेयर। तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन था ए, सो ऑप्शन ए अगेन हेयर इज़ द आंसर, दैट ओनली 1 इज़ इम्प्लीसिट। दोनों हो नहीं सकती, सेकंड है नहीं, दोनों में से एक है यहाँ पर, तो ऐसे इस वे में वी कैन फाइंड द आंसर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिसइन्वेस्ट लार्ज चंक्स ऑफ इट्स इक्विटी इन सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू रिड्यूस फिस्कल डेफिशिएट दैट विल अबव द टारगेटेड that is well above the targeted figure। नाउ स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो जो लार्ज चंक्स है उसके इक्विटी के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, कुछ सेलेक्टिव अंडरटेकिंग्स में, उसको क्या करेगी, वो सेल करेगी। डिसइन्वेस्ट मतलब क्या होता है, सेल कर रही है वो, ताकि उससे जो मनी आएगी उससे जो उसका फिस्कल डेफिशिएट है वो कम हो सके, राइट। अभी उसका जो फिस्कल डेफिशिएट है वो काफ़ी ज़्यादा है उसकी टारगेटेड फिगर से, एंड दैट शुड बी रिड्यूस। तो ये स्टेटमेंट हमें समझनी है। वाई एम एक्सप्लेनिंग दिस स्टेटमेंट समझ आएगी तभी हम देख पाएंगे कि क्या वो एजम्पशन वो सपोर्ट कर रही है या नहीं। तो 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम आपका इस टाइप के क्वेश्चंस करने में, एंड 99.99% एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हो अगर आपने एक बार स्टेटमेंट को समझ लिया वो कहना क्या चाहते हैं। फिस्कल डेफिशिएट ज़्यादा है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा आएगा, फिस्कल डेफिशिएट कम होगा, दैट इज़ मेनली पॉइंट। इससे क्या एजम्पशन दे रखे है कि द मनी जनरेटेड आउट ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस में रिड्यूस सब्सटेंशियली द माउंटिंग फिस्कल डेफिशिएट। ऑब्वियसली अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो सेल कर रहे हैं अपना पोर्शन इक्विटी का, तो उससे पैसा आएगा तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिशिएट कम होगा, राइट। तो ये एजम्पशन यहाँ पे हमें दिख रहा है, येस इट इज़ इम्प्लाइड। तो सेकेंड यहाँ पे क्या है, there is a large public demand in the market for the shares of this undertakings। now इसमें हमें अच्छे से समझना है ये assumption क्या कह रही है कि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पब्लिक डिमांड है उन सब अंडरटेकिंग्स के शेयर्स की, तभी गवर्नमेंट जो है डिसइन्वेस्ट कर पाएगी, सेल कर पाएगी अपने इक्विटी का शेयर जब उसकी मार्केट में डिमांड होगी, राइट। तो इस केस में जब वो डिसाइड कर रही है डिसइन्वेस्टमेंट का, वो तभी डिसाइड कर सकती है तब लार्ज पब्लिक डिमांड हो मार्केट में कि लोग उसके शेयर्स को बाय कर रहे हो। तो इस केस में भी अगेन बोथ द assumptions आर implicit, बोथ 1 and 2 आर implicit। तो इस वे में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं इस टाइप के जो आपको एग्जाम में करने हैं, और आपको नंबर 1 जो आपका फोकस होना चाहिए दैट इज़ ऑन अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट एंड देन assumptions देखना कि क्या वो उसको बैकअप कर रहे हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट डे इज टीचिंग थ्रू टीवी इज़ टू हेल्प द स्टूडेंट्स लर्न विदाउट अ टीचर। सो यहाँ पे है कि जब हम टीचिंग कर रहे हैं टीवी के थ्रू तो ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है लर्न करने में विदाउट अ टीचर। So this is a statement, right?
यहाँ पे एजम्पशंस क्या दे रखी है, स्टूडेंट्स वांट्स टू स्टडी विदाउट अ टीचर। नंबर 1 स्टूडेंट्स वांट्स टू स्टडी विदाउट अ टीचर एंड सेकेंड इज टीचर्स आर इनकैपेबल ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पे देखो कि हमें बात करिए कि अगर हम एक मोड यूज़ कर रहे हैं टीचिंग का तो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है वो लर्न करने में, लेकिन इससे ये कैसे पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स चाहते नहीं हैं टीचर्स के बिना पढ़ना। तो इस स्टेटमेंट से इसका एजम्पशन का कोई लिंक नहीं है। यहाँ पे ये क्लियर हुआ, हमने देखा कि ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं और अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, कि एक चीज़ हेल्प कर रही है लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट चाहते ही नहीं है टीचर के बिना पढ़ना। और सेकेंड यहाँ पे टीचर्स आर इनकैपेबल ऑफ टीचिंग, अगर स्टूडेंट्स को हेल्प करता है टीवी से पढ़ना एक अच्छे वे में तो उसका मतलब ये नहीं होता कि जो टीचर्स है दैट आर इनकैपेबल। सो अगेन यहाँ पे हम लॉजिक को भी हटा रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं उस स्टेटमेंट के बेस पे क्या लॉजिक आ रहा है, राइट। तो इस स्टेटमेंट के बेस पे अगर हम देखें तो जो दोनों ही एजम्पशंस है वो क्या है, इम्प्लिसिट नहीं है, वो इन दोनों इस स्टेटमेंट के बेस पे इम्प्लाइड स्टेटमेंट्स नहीं है। सो नीदर 1 nor 2 assumptions are implicit। तो यहाँ पे दोनों ही जो है assumptions that are not implicit। सेम हमें ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं सो दैट कोई भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जिसमें assumptions दे रखी है एंड आएगा ही आएगा, ये आपके कॉमर्स एग्ज़ाम में भी आएगा, ये आपके लॉजिकल रीजनिंग में भी एक दो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो भी हम कर रहे हैं किसी से भी रिलेटेड आ सकते हैं। सो मेन पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट एंड देन थिंकिंग लॉजिकली कि वहाँ से वो डिराइव्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। एजम्पशन में हमें देखना है क्या वो डिराइव्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट टेस्ट। जब हम स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो हमने पहले भी डिस्कस करे थे। आपको सेम स्टेटमेंट्स कुछ दे दी जाएगी कि अच्छा ये स्टेटमेंट है एंड देन उसके बेसिस पे हमें आर्ग्यूमेंट्स दे रखे होंगे कि कोई भी एक स्टेटमेंट दे दी एंड देन उसको सपोर्ट करने के लिए 2 आर्ग्यूमेंट दे दिए या उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट दे दिए। अब हमें देखना है कि कौन सा उस स्टेटमेंट के जो साथ में आर्ग्यूमेंट दिए वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। क्या ओनली आर्ग्यूमेंट 1 स्ट्रॉन्ग है या ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग, और इफ़ ईदर 1 और 2 इज स्ट्रॉन्ग या दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है या दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो इन दोनों में से हमें देखना है। जनरली ये सी ऑप्शन को अगर आप कट कर दो, ये 4 ऑप्शन होते हैं आपके, 1 इज स्ट्रॉन्ग, सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग, दोनों में से कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं या दोनों स्ट्रॉन्ग। तो इसके बेसिस पे हमें देखना होता है। तो अगेन इन टाइप्स के क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस से ज़्यादा आएंगे। जितनी हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी हम क्वेश्चंस करेंगे, उतना ज़्यादा हम एक्यूरेटली जो है एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें, नंबर 1, शुड टैक्सेस ऑन कलर टेलीविजन बी फर्दर इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, यस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रखी है, शुड टैक्सेस ऑन कलर टेलीविजन बी फर्दर इंक्रीज। तो ये स्टेटमेंट है। अब इसके साथ में 2 आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं। येस, कलर टेलीविजन इज़ अ लग्जरी आइटम एंड ओनली रिच पीपल बाय देम। तो यहाँ पे जब हम बात करें कि टैक्सेस होने चाहिए कलर टेलीविजन पे या इंक्रीज होने चाहिए या नहीं, तो एक कह रहे हैं येस, क्योंकि जो कलर टेलीविजन है वो लग्जरी आइटम है एंड ओनली रिच पीपल बाय, तो उस पर टैक्स जो है इंक्रीज करना चाहिए ताकि गवर्नमेंट ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। दैट इज़ नंबर 1। सेकेंड है यहाँ पे टेलीविजन्स आर बॉट बाय द पुअर टू। आज के टाइम पे वी नो टेलीविजन्स ओनली रिच पीपल बाय नहीं करते, इवन पुअर पीपल जो है कलर टेलीविज़न बाय करते हैं। सो यहाँ पे ये नो जो है उसके अगेंस्ट में जो है आर्ग्यूमेंट दे रहा है। सो इस केस में ये भी सही है कि एक लग्जरी आइटम तो है कि जो रिच पीपल ज़्यादा बाय करते हैं, राइट। इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी अगेन कि कलर टेलीविज़न होना ही चाहिए घर में।
एंड ये भी नहीं है कम्प्लीटली, भी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पुअर पीपल बिल्कुल बाय नहीं करते, पुअर पीपल भी बाय करते हैं। टैक्स इंक्रीज़ हुआ तो इन पे और बर्डन आ जाएगा। सो इस केस में बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, तो दोनों अगेंस्ट में भी क्या है, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। हमें देखना है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। तो एग्ज़ाम में भी आपको अपने उस पे नहीं जाना कि लाइक होता है कि हमें लगता है कि नहीं ये तो इरेशनल है या रेशनल है, हमें उन स्टेटमेंट्स को बैकडअप वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या नहीं वो देखना होता है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आप अगर रैशनली सोचो तो वो नहीं होने चाहिए चीज़ें, बट क्योंकि वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है तो वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। नेक्स्ट इज, शुड इंडिया बिकम अ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल? UN में है यूनाइटेड नेशन, तो आर्ग्यूमेंट दे रखा है यस, इंडिया हैज़ emerged एज अ कंट्री विद विच लव्स पीस एंड, sorry for that, that is amity, that is unity, that is not MIT or MET, that is unity. India is a country which loves peace and unity. So यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है यस, उनको परमानेंट मेंबर बन जाना चाहिए UN सिक्योरिटी काउंसिल का, जो बेसिकली पीस से रिलेटेड हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड जो नो आर्ग्यूमेंट दे रहा है, लेट अस फर्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर पीपल लाइक पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन। नाउ यहाँ पे अगर हम पहला आर्ग्यूमेंट देखें, इट्स परफेक्टली लाइक गो फाइन विद द स्टेटमेंट कि हाँ हमें बनना चाहिए क्योंकि इंडिया इज़ अ सच अ कंट्री विच लव्स पीस एंड यूनिटी। सेकेंड हम बात कर रहे हैं अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स की, राइट, पॉवर्टी माल न्यूट्रिशन आर द इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो जब हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वहाँ पे हम जो उस टॉपिक से रिलेटेड बात ही नहीं है उसको उठा के ले आएंगे एज अ आर्ग्यूमेंट, सो दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, राइट। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट ये है दैट इज़ वीक और यू कैन से इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन। तो अगर हम इन ऑप्शंस पे जाए तो यहाँ पे ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग। ये हो गया हमारा 1 आर्ग्यूमेंट, दैट इज सेकेंड आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, शुड देयर बी अ बैन ऑन प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे सीधा क्वेश्चन है कि जो प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग होती है बड़ी बड़ी कंपनीज करती है, क्या उस पर बैन हो जाना चाहिए? फर्स्ट यहाँ पे आर्गुमेंट है यस, मनी स्पेंट ऑन द एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी ह्यूज एंड इट इन्फ्लेज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड है यहाँ पे नो, इट इज़ एन एज ऑफ एडवर्टाइजिंग अनलेस योर एडवर्टाइज इज बेटर, अनलेस योर एडवर्टाइजमेंट इज बेटर देन योर अदर कॉम्पिटिटर्स द प्रोडक्ट विल नॉट बी सॉल्व। वी ऑल नो वी लिव इन द एरा जहाँ पे जो दिखता है वो बिकता है, राइट। तो अगर एडवर्टाइजमेंट ही नहीं होगी तो जो अच्छी अच्छी ब्रांड्स है, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, उसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं चल पाएगा। एडवर्टाइजमेंट इज़ अ मीडियम विच हेल्प पीपल टू इन्फॉर्म अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो यहाँ पे ये वाला आर्ग्यूमेंट तो क्लियर पता चल रहा है दैट इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट कि इससे प्राइस इंक्रीज हो जाएगा एंड ऑल दिस थिंग। सेकेंड यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिकॉज ये बता रहा है कि क्यों बैन नहीं होना चाहिए, और ये क्या है कॉन्क्रीट रीज़न अपना जो दे रहा है उस सपोर्ट में, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर है और हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सो हेयर ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। सो जो भी ये ऑप्शन होगा दैट यू कैन चूज एन आंसर। एंड अगेन यहाँ पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं 4 to 5 एग्जाम्पल्स। मेक श्योर आप इसके जो भी आप बुक प्रेफर कर रहे हो वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज़रूर करो। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, आंसर्स देखो अच्छा क्या मेरा गलत हो रहा है, एंड देन उसको रीअसेस करो एंड देन स्टार्ट वर्किंग अगेन। इन दिस वे ओनली यू कैन एबल टू डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें ये नहीं है कि अच्छा कोई एक पैटर्न बता दिया और उस पैटर्न से चलो या शॉर्टकट बता दिया हमेशा सही होगा। वी हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एंड दैट्स वाई हेयर ओनली आई एम मोर फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस कि किस टाइप के आ रहे हैं, किस टाइप से हमें सोचना होता है, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है उनको यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट। आई एम होप आई एम मेकिंग सेंस हियर। नेक्स्ट इज, should there be a restriction on the number of limited matches in India
सो एज टू फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ मैच फिक्सिंग। सो यहाँ पे फर्स्ट सिंपल दे रखा है कि क्या जो भी मैच फिक्सिंग की प्रॉब्लम को अगर फिक्स करना है तो उसके लिए बिल्कुल ही जो नंबर ऑफ मैचेस है उसको कम कर देना चाहिए, जिससे जो मैच फिक्सिंग की प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाए। कि मैचेस कम होंगे तो लोग फिक्सिंग कम कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये है स्टेटमेंट। अब देखना है यहाँ पे क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, या दोनों में से क्या हमारा आंसर होगा। पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, येस द हाई नंबर ऑफ सच मैचेस ऑफर मोर अपॉर्चुनिटीज टू एंटी सोशल एलिमेंट्स टू इंडल्ज इन मैच फिक्सिंग। कि जितने ज़्यादा मैचेस होंगे वो उतनी ज़्यादा जो है बुकीज़ को अपॉर्चुनिटी देगा इंडल्ज होने में मैच फिक्सिंग में। सो जितने कम मैचेस उतना हम इस प्रॉब्लम को कम कर पाएंगे। दैट इज़ अ वन वैलिड रीज़न। सेकेंड इज़ नो दीज विल डिस्करेज स्पोर्ट्स कल्चर इन द कंट्री। अगर मैचेस कम होंगे तो जो स्पोर्ट्स कल्चर है जो इतना बढ़ रहा है वो कम होगा, एंड जो हमारा वो डिस्करेज करेगा। अगर कम मैच होंगे तो स्पोर्ट्स कल्चर विल बी डिस्करेज। तो यहाँ पे दोनों येस और नो में अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे लॉजिकली देखें तो दोनों ही आर्ग्यूमेंट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, राइट। एक कह रहा है कि यहाँ होने चाहिए क्योंकि मैच फिक्सिंग भी जो एक प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है, उसको भी कम करना है, तो उसके लिए हमें मैचेस कम कर देने चाहिए ताकि कम से कम जो है मैच फिक्सिंग हो। लेकिन सेकंड है वो भी अपनी तरफ सही है कि अगर हम मैचेस कम कर देंगे तो जो स्पोर्ट्स कल्चर है कंट्री में जो डेवलप हो रहा है वो डिस्करेज होगा। सो जो प्लेयर्स है वो और ज़्यादा अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स निकल के नहीं आएंगे अगर मैचेस ही कम हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। सो हेयर द आंसर विल बी बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे 1 भी स्ट्रॉन्ग है 2 भी स्ट्रॉन्ग है। तो हमें यहाँ देखना होता है इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि कौन से यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट है वो सच में स्ट्रॉन्ग है या दोनों में से कौन सा एक जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस केस में दोनों ही अपनी जगह स्ट्रॉन्ग है। सो वी विल चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज वी शुड प्राइवेटाइज द हायर एजुकेशन। कि हमें जो हायर एजुकेशन है उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। एंड यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे रखा है येस बिकॉज द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नो एज दिस विल डिप्राइव द पुअर ऑफ एजुकेशन। येस बिकॉज द एजुकेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। नाउ अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर हम प्राइवेटाइज कर देंगे हायर एजुकेशन को तो वो सोल्यूशन नहीं है, राइट। सो यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वर्क नहीं कर रहे तो उनको बिल्कुल बंद कर दो, प्राइवेटाइज कर दो। ऐसे तो कभी जो सोल्यूशन है वो नहीं निकल आएगा। सो यहाँ पे दिस आर्गूमेंट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। नो एज दिस विल डिप्राइव द पुअर ऑफ एजुकेशन। अगर हम प्राइवेटाइज कर देंगे हायर एजुकेशन को, जो पुअर पीपल है दे कैन नॉट अफोर्ड द एजुकेशन, राइट, अ गुड क्वालिटी एजुकेशन एज वेल। सो यहाँ पे उस केसेस में भी क्या है, ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है, दिस इज स्ट्रॉन्ग। येस बिकॉज एजुकेशन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। यहाँ पे थर्ड कह रहा है कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो एजुकेशन मिलती है वो हाई क्वालिटी की मिलती है। बट दिस इज़ ऑल्सो अगेन नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, क्योंकि किस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि हर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो है हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वीक आर्ग्यूमेंट, राइट। सो इन तीनों में से हमें क्या पता चला, जो बी है, सॉरी सेकंड है यहाँ पे, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। सो अगर हम यहाँ पे देखें विच ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट इज़ वेटी एंड करेक्ट, तो करेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं होता, बेसिकली यहाँ पे हम क्वेश्चन आ जाएगा स्ट्रॉन्ग या वेटी, मतलब कौन सा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो आंसर इज़ ओनली बी। सो इन दिस वे हमें पहले तीनों को पढ़ना है, देखना है कि कौन सा एक्चुअल में अलाइन हो रहा है उस स्टेटमेंट के, एंड देन वी हैव टू मेक द डिसीजन। Just a second guys. Next is here and the last one for the today's class as well, statement and inference test. Now statement and inference test की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या होगा
एक स्टेटमेंट दे रखी होगी एंड उससे रिलेटेड कंक्लूजन्स दे रखे होंगे। एक स्टेटमेंट दे दिया एंड कंक्लूजन दे दिया एंड हमें देखना है कि क्या वो कंक्लूजन उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। कि कुछ भी जो बोला जा रहा है उससे जो हमने कंक्लूजन निकाले क्या वो एक्चुअल में उसके सपोर्टिव में है भी या नहीं। तो इसके बेसिस पे वी हैव टू डू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। यू हैव टू एज्यूम एवरीथिंग इन द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। तो हमें इन टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए जो स्टेटमेंट है उनको कंप्लीटली ट्रू एज्यूम करना होता है एंड देन जो भी कंक्लूजन दे रखा होता है उसको लॉजिकली देखना होता है वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू चूज अर आंसर। सो अगेन लेट्स लुक एट द सम एग्जाम्पल्स एंड सी कि ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे बेसिकली सॉल्व करते हैं एग्जाम में। नंबर 1, The government has spoiled many top-ranking financial institutions by appointing bureaucrats as directors of these institutions. जो गवर्नमेंट है उसने क्या करा है, जितने भी टॉप रैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उनको स्पॉइल कर दिया बाय अपॉइंटिंग द ब्यूरोक्रेट्स, लाइक जिनको नॉलेज नहीं थी इतनी फाइनेंस एंड ऑल की, सिंपल एज अ डायरेक्टर उनको बना दिया, जिससे वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अच्छे से चल नहीं पाए एंड उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट। अब इससे क्या कंक्लूजन आता है वो देखते हैं और क्या वो स्टेटमेंट को बैक्ड अप स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो देखना है। फर्स्ट कंक्लूजन है द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट डायरेक्टर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द एक्सपर्टाइज ऑफ द पर्सन इन द एरिया ऑफ फाइनेंस। जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो अगर वहाँ पे अगर ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट करके वो परफॉर्मेंस उसकी डाउन हुई है तो पहला यहाँ पे क्या कंक्लूजन आ रहा है कि गवर्नमेंट को डायरेक्टर्स वो अपॉइंट करने चाहिए थे जिनको रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टाइज हो इन द एरिया ऑफ फाइनेंस। दिस इज़ वैलिड कंक्लूजन है, राइट। अगर हमें पता है कि अगर वो इस वजह से अगर वो स्पॉइल्ड हुआ है तो हमें वहाँ पे ये सही कंक्लूजन जो है हमें यहाँ से समझ आ रहा है ये होना चाहिए था। सेकेंड क्या है, द डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड हैव एक्सपर्टाइज कमेंसरेट विद द फाइनेंशियल वर्क कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूट। जो डायरेक्टर्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, दे शुड हैव अ लाइक अ एक्सपर्टाइज with all the financial work that is also carried out by the institute. It's not only कि आपको नॉलेज है एक्सपर्टाइज के एरिया ऑफ फाइनेंस में, इसके साथ जो डायरेक्टर्स है उनको उस इंस्टीट्यूट में कैसे वर्क होता है, क्या फाइनेंशियल वर्क एक्चुअल होता है उस सॉरी उसकी भी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। सो यहाँ पे ये दो कंक्लूजन दे रखे हैं। सो लुकिंग एट द स्टेटमेंट यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन जो है वो वैलिड है, और हम वैलिड की जगह यहाँ करेंगे कि अगर फॉलो कर रहे हो उस स्टेटमेंट को, उस स्टेटमेंट से ये दोनों ही कंक्लूजन जो है जो डिराइव्ड हुए हैं वो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं एज पर द स्टेटमेंट। सो ऑप्शन इज ए हियर, दैट इज बोथ 1 and 2 फॉलो। एंड जो रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में नहीं देना, दैट आई हैव एक्सप्लेन कि जब वो स्पॉइल्ड हुए है बाय अपॉइंटिंग द ब्यूरोक्रेट्स, इसका मतलब है कि अगर पर्सन जिनको एक्चुअल में नॉलेज है उनको अपॉइंट करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो परफॉर्मेंस है जो इम्प्रूव होगी, और ऑब्वियसली की जगह वी कैन से चांसेस विल बी बेटर कि अगर कोई एक एक्सपर्ट बंदा उस फील्ड का कर रहा है और एक जिसको नॉलेज नहीं है वो कर रहा है तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट सम टेबल्स आर गोल्डन, all teaks are tables. Conclusion, some teaks are golden, some goldens are teak. Now these type of questions we usually do by Venn diagram. अभी हमने करा नहीं है टॉपिक, ये इसमें आ गया क्वेश्चन, तो अभी हम Venn diagram करेंगे आगे क्लासेस में कि Venn diagram के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ये वाला कैसे आपने करना है। Some tables are golden, तो हमें देखना है ये गोल्डन है सर्कल और उसके अंदर क्या है, सॉरी अपोजिट कर दिया, अपोजिट, जस्ट अ सेकेंड, या तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें करने होते हैं वेन डायग्राम से पहले। ये चीज़ क्लियर करो कि जहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखी है कोई ऐसी कि सम टेबल्स आर दिस, सम आर दिस, ऑल आर दिस, एंड देन कंक्लूजन दे रखा है। सो अगर आपको वेन डायग्राम आ गए एक बार
ये टाइप के क्वेश्चन सबसे इजी है और कभी गलत नहीं होंगे, कभी भी नहीं आप इसको गलत करोगे अगर आपने एक बार इसको वेन डायग्राम को बनाना सीख लिया। तो यहाँ पे क्या है, सम टेबल्स आर गोल्डन, तो ये गोल्डन है, पहले जो दो अलग अलग चीज़ है उनको बना लो, राइट। एंड यहाँ पे कुछ टेबल है तो उसको टी दे दिया, तो हमें पता है कि सम टेबल्स आर गोल्डन, तो यहाँ पे टेबल्स जो है गोल्डन में आ रही है, राइट। एंड ऑल टीक्स आर टेबल्स, जितने भी टीक्स है वो क्या है, टेबल्स है। जो भी यहाँ पे टीक्स है, जो भी टेबल है वो उसमें क्या है, ये हमारी होगी टीक, क्योंकि टेबल्स के अंदर सारी टीक आ रही है तो ये उसका सबसेट यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, सम टीक्स आर गोल्डन, सम टीक्स आर गोल्डन, कोई आ रहा है इसमें मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि ये सर्कल इससे अलाइन नहीं हो रहा। सम गोल्डन आर टीक, ये जो गोल्डन का सर्कल है क्या ये इसके अंदर आ रहा है, अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी आ रहा होता मतलब गोल्डन भी टीक है, या टीक इसके अंदर आ रहा होता तो मतलब टीक भी गोल्डन है। लेकिन इस वेन डायग्राम से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों ही यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं कर रहे इन स्टेटमेंट्स को। डिड यू गेट दैट कि कैसे हमने वेन डायग्राम बनाया कि गोल्डन है, अगर उसमें कुछ टेबल्स आ रही है तो हम ऐसे बनाते हैं कि सम थोड़ा सा पार्ट, ये वेन डायग्राम जो हम बनाते हैं यहाँ पे टेबल्स हो गई, और हमें पता है ये पूरी टेबल्स के अंदर सारी टीक है, ऑल टीक्स आर टेबल्स, तो टेबल्स के अंदर ही टीक है। अब टीक यहाँ पे गोल्डन नहीं है, गोल्डन यहाँ पे टीक नहीं है, तो ये दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहे। सो नीदर वन नो टू फॉलोज इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, all horses are donkeys and all donkeys are monkeys। यहाँ पे अगर हम इसको अगेन वेन डायग्राम से करेंगे कभी भी गलत नहीं होगा। all horses are donkeys, तो horses किसके अंदर आ रहे हैं, donkeys के अंदर आ रहे हैं, राइट। horses को आपने donkeys के अंदर आया क्योंकि donkeys के अंदर सारे horses आ गए। ये से वेन डायग्राम हम अभी सीखेंगे, बनाते भी इसे कैसे अच्छे से, पूरा एक सेपरेट टॉपिक है। नाउ all donkeys are monkeys, तो ये सारे donkeys किसके अंदर आ रहे हैं, मंकीज के अंदर आ रहे हैं। तो यहां पे कंक्लूजन क्या है, ऑल हॉर्सेस आर मंकीज, जितने भी हॉर्सेस हैं वो मंकीज है, राइट। पूरे बड़े सर्कल के अंदर हॉर्सेस आ रहे हैं तो ये कंक्लूजन तो फॉलो हो रहा है। ऑल मंकीज आर हॉर्सेस, लेकिन इस मंकीज तो हॉर्सेस के अंदर नहीं आ रहे। मंकीज को हॉर्सेस के अंदर होने के लिए क्या होना चाहिए था, एम यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि हॉर्सेस तो इतने सर्कल में ही है, लेकिन मंकीज बाहर है, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ये कर रहा है एज पर वेन डायग्राम। तो इसमें हमारा क्या है, ओनली कंक्लूजन वन इज फॉलोज। सो सिंपल वेन डायग्राम बनाने में मैक्सिमम 10 सेकेंड्स लगेंगे, एंड देन आपको जज करने में मैक्सिमम 30 सेकेंड्स में आपका क्वेश्चन आ गया। और जब हम बात कर रहे हैं इन टाइप के क्वेश्चंस की, टाइम का काफ़ी रोल होता है। अगर आप अच्छे से करोगे तो ये क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी और एक्यूरेटली हो जाते हैं, एज यू कैन सी। एंड डोंट वरी अगर आपको ये वेन डायग्राम समझ नहीं आ रहा, हम सेपरेटली पूरा करने वाले ये टॉपिक। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, एंड अ राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखे हैं रीडिंग, कॉन्फ्रेंस और राइटिंग के बारे में कि इन तीनों का क्या इम्पैक्ट आता है एक पर्सन पर। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, पॉइंटेड एंड प्रिसाइज एक्सप्रेशंस कम्स ओनली थ्रू एक्सटेंसिव राइटिंग। कि जब यहाँ लिखा है कि राइटिंग क्या एग्जैक्ट मैन बनाता है, एग्जैक्ट मतलब क्या, प्रिसाइज, राइट। तो यहाँ पे ये आ रहा है हमारा कंक्लूजन कि जब हम राइटिंग की बात कर रहे हैं एक्सटेंसिव राइटिंग से, पर्सन क्या प्रिसाइज हो जाता है, और प्रिसाइज एक एक्सप्रेशन आता है बेसिकली व्हेन इट इज़ वेल वर्स्ड विद द राइटिंग। सेकेंड है एक्सटेंसिव रीडिंग मेक्स अ कंप्लीट मैन। तो यहाँ पे जब हम फुल मैन की बात करें और कंप्लीट मैन की बात करें तो रीडिंग क्या है, एक मैन को कंप्लीट बना रही है। तो इस केस में दोनों ही ये कंक्लूजन्स जो है फॉलो कर रहा है, तो आंसर विल बी ई, बोथ 1 and 2 फॉलो। नेक्स्ट इज jade plant has thick leaves and it requires little water. There is a one plant that is jade, उसकी thick leaves है तो उसको काफ़ी कम पानी चाहिए होता है, राइट। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, all plants with the thick leaves required
लिटिल वाटर। अब जेड प्लांट एक प्लांट है, हर एक प्लांट यूनिक होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि सारे प्लांट जिनकी थिक लीव्स है तो उनको लिटिल वाटर चाहिए होगा। तो ये कंक्लूजन तो सीधा यहाँ से नहीं आ रहा। जेड प्लांट्स में बी ग्रोन इन प्लेसेस वेयर वाटर इज नॉट अबंडेंस। अब हमें पता है कि जेड ऐसा प्लांट है जो कम पानी में भी जो है ग्रो हो जाता है, इट रिक्वायर्स लिटिल वाटर। तो कहीं पे अगर पानी अबंडेंस नहीं है, काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में नहीं है, वहाँ पे भी जो है जेड प्लांट ग्रो हो सकता है। इससे हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि अगर उसे कम पानी चाहिए तो कम पानी जहाँ पे नहीं है वहाँ पे भी वो ग्रो हो सकता है। सो इन दिस केस ओनली कंक्लूजन 2 follows, right? So in this way we have to do the conclusion type questions. So if we summed up 3 types के questions हमने करे हैं आज, statement and assumption, statement and argument and statement and inference. And तीनों टाइप के आप देखोगे, तीनों में से, क्योंकि आने तो सिर्फ 5 क्वेश्चन है आपके लॉजिकल रीजनिंग में, तीनों में से कोई भी 1-2 क्वेश्चंस आपके ऐसे आ सकते हैं। एंड एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया देन इट इज़ वेरी इजी टू डू, एंड इसमें आपके जो एक्यूरेसी होती है वो ज़्यादा होती है, राइट। एक क्वेश्चन यहाँ पे रह गया, उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। स्टेटमेंट इज यूज क्राफ्ट कलर्स, दे ऐड कलर टू लाइफ। दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट। कैची स्लोगन्स डू नॉट अट्रैक्ट पीपल। नाउ यहाँ पे ये एक सीधा एडवर्टाइजमेंट है, इससे यहाँ पे इसका कोई मतलब कंक्लूजन नहीं निकल रहा है एक एडवर्टाइजमेंट के स्लोगन से कि कैची ही अट्रैक्ट करेंगे। पीपल लाइक डार्क कलर्स, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जिससे हम ये कंक्लूड कर सके कि जो लोग हैं उनको डार्क कलर्स पसंद है। सो इस केस में यहाँ पे हमारा सिंपल हो गया, नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। दोनों ही कंक्लूजन यहाँ पे जो है फॉलो नहीं कर रहे इस स्टेटमेंट को। So in this way we have completed the introductory part, that is about the argument and the type of questions that have been asked in your exam. I hope you will get a lot of value from this session and आप easily exam में जो है question attempt कर पाओगे। And in case still you have any doubts, you can drop in your comments below and you can let us know. We will try to help you out. So मिलते हैं next class में, till then wish you all the very best.